हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजन क्लासेस। तो फिर हमने वेक्टर्स, मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन अ प्लेन कंप्लीट कर लिया था। और अब बारी है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से समझना आप, क्योंकि अगर इसके बेसिक्स अच्छे से समझ लिए ना तो आगे के चैप्टर्स में आपको दिक्कत तो होगी लेकिन कम दिक्कत होगी। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि फिजिक्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना। जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू करते हैं। और हाँ, जितने भी डाउट अगर आते हैं क्वेश्चन बनाने पे, आप कमेंट्स में डाल दो उसको। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम कमेंट का मैं रिप्लाई दे पाऊँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, देखो ये लॉ क्या बोलता है। ये लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो वो स्पीड v से इधर जा रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है, वो किस स्पीड से जा रहा है? v से जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर v है। तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप कोई फोर्स ना लगाओ। ठीक है, या फिर अगर ये v वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये तब तक चेंज नहीं होगा जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में या फिर इसके इसी डायरेक्शन में कोई ना कोई आप फोर्स ना लगाओ। क्योंकि अगर आप एसेलरेशन लगा दिए मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, या फिर एसेलरेशन लगा दिए इस डायरेक्शन में, ठीक, तो एसेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपने लगाया तो इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगी। अगर एसेलरेशन इसी डायरेक्शन में आपने लगाया तो फिर ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, इसका मतलब कि इसका स्टेट चेंज करने के लिए आपको कोई ना कोई एसेलेशन की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर एसेलेशन की ज़रूरत पड़ रही है मतलब आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन unless it is compelled by any external force। मतलब कि अगर आप इसके डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाओगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगाओगे, या फिर कहीं भी अगर फोर्स नहीं लगाओगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अगर ये बॉडी रेस्ट पे था पहले तो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर किसी पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा था तो उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा। ठीक है, ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बेसिकली आपको फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स की नेसेसिटी क्या है। ठीक है ना, फोर्स ही किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है ना, चलो ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखो अब फोर्स क्या होता है। एनी पुश और पुल, एनी पुश और पुल, पुल मतलब घिसना, पुश मतलब धक्का देना। अगर कोई बॉडी है आपके पास, ठीक है ना, आप ये बोल रहे हो कि हम इसको ऐसे खींच रहे हैं या फिर हम इसको ऐसे धकेल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। सिंपल एज दैट। ठीक है, कि आप इस पर क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। कोई भी धक्का या फिर कोई भी चीज़ का खींचना क्या कहलाता है? फिजिक्स के लैंग्वेज में फोर्स कहलाता है। चलो ठीक है, ये तो आपका फोर्स हुआ। चलो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो होता है न्यूटन। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो सीरियस यूनिट होता है वो होता है डाइन। क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, और 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन होता है। ये याद कर लेना, कभी कभार क्वेश्चंस में डाइन में दिया रहता है सब कुछ। ठीक, तो न्यूटन में चेंज करने के लिए ये रिलेशन आपको याद रखना होगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन। ठीक, अब देखो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कि इनर्शिया क्या होता है। देखो ये क्योंकि क्रैश कोर्स है ना, तो थोड़ा थोड़ा हमको लेके चलना है, उसी थोड़े थोड़े में एक अच्छा आउटपुट लेना है। ठीक है, तो जो जो मैं लाइन बता रहा हूँ आपको, हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया
इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it opposes any change in its state। देखो बोल क्या रहा है, अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास 5 kg है। अगर हम इस पे कोई फोर्स लगाते हैं, इसको धक्का देने की कोशिश करते हैं, तो ये बॉडी चाहता है ना कि हम मूव ना करें, ठीक है ना। हम अगर रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पर ही रहे, हर कोई अपने आप को बचाना चाहता है, तो ये ब्लॉक भी बचाना चाहता है, ठीक है। तो आपने फोर्स लगाया इसको हिलाने के लिए, लेकिन ये ब्लॉक क्या चाहता है कि मैं नहीं 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 हिलूंगा। तो इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है, इस ब्लॉक का जो दम है इस फोर्स को रेजिस्ट करने का, वो कहलाता है इनर्शिया, ठीक है। जितना भी मास ज़्यादा होगा उतना ही इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और मान लो यहाँ 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे आपका 10 kg का ब्लॉक है, अच्छा, और ये सेम एफ फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो किस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा? 10 kg वाले का इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था आपका इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम लोग समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम, देखो मोमेंटम, मोमेंटम का जो बेसिक डिफिनेशन होता है वो ये होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय अ बॉडी। देखो आगे जाके हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। पहले धीरे धीरे सब कुछ बारीकी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि सारी चीज़ें होती क्या है। देखो मोमेंटम क्या होता था? मोशन की क्वांटिटी, मतलब कोई कितना तेज दौड़ रहा है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है, ठीक है ना। मोशन की क्वांटिटी मतलब अगर कोई 5 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, ये ए दौड़ रहा है, ये बी दौड़ रहा है, तो कौन तेज दौड़ रहा है बताओ? 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोशन किसमें ज़्यादा है? मोशन इसमें ज़्यादा है, मतलब कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है ना। ये होता है मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो मोमेंटम होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो m इंटू वी वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m जो है मास है, तो मास तो स्केलर है, और ये आपका वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर आ गया है, ठीक। तो ये आपका मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जहाँ जहाँ वेक्टर क्वांटिटी आएगा उसको हमेशा हम लोग साइन के साथ लिखेंगे। इस चीज़ का याद रखना, आगे जाकर क्वेश्चन में हेल्प आएगा आपका, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बॉडी है आपकी, ठीक है, आपकी कोई बॉडी है, वो v वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ठीक। और इस बॉडी का जो मास है ना m इज इक्वल टू 5 kg है, ठीक। तो बताओ इस बॉडी के पास मोमेंटम कितना है? देखो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है ना, ये बस मैंने मास की वैल्यू बताई है 5 kg, ठीक। तो मोमेंटम को हम लोग p वेक्टर से डिनोट करते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस p वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? m इंटू वी वेक्टर, ठीक, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका। अच्छा, तो यहाँ मैं बोलूँ कि कितना मोमेंटम है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताओ, तो p वेक्टर का मॉड इंटू 5 मास इंटू वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। अगर वही मैं बोलूँ कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, चलो तो देखो, अगर ये मैं एक्स एक्सिस मान लूँ और ये वाई एक्सिस मान लूँ, अब यहाँ देखो कोऑर्डिनेट्स क्यों मैं डिफाइन कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना, तो आपको डायरेक्शन ध्यान में रखना होगा। तो बताओ वी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा वेक्टर के फॉर्म में? ठीक है, मैं ये आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि आई कैप इस साइड यूनिट वेक्टर होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू आई कैप, ठीक। तो पी वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 आई कैप, यहाँ इंटू है, क्रॉस मत समझ लेना, ठीक है ना। तो 5 इंटू 5 25 आई कैप, मतलब मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये होता है आपका मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो अब मान लो कि इसी मोमेंटम को हम लोग किसी एंगल पर देखते हैं। मान लो पी वेक्टर ये है, ठीक है, पी वेक्टर आपका ये है, और ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है।
और ये जो पी वेक्टर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है ना, ठीक है, वो दिया हुआ है मान लो 5। ठीक, इसका यूनिट क्या होगा ज़रा बताना। तो देखो एम इंटू वी वेक्टर, तो ये केजी है, ठीक, 5 kg, और ये कितना है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये इसका यूनिट हुआ मोमेंटम का, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, तो ये हुआ आपका। ठीक, तो आपको बताना है कि ये जो पी वेक्टर है इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में लिखना है। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स मतलब आई कैप और जे कैप में लिखना है। तो देखो सिंपल है, पी ये वेक्टर है तो इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा ज़रा बताना। तो ये होगा पी कॉस 60 डिग्री। इस डायरेक्शन में क्या होगा, पी साइन 60 डिग्री। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करूँ, ऊपर एक्स और नीचे ऊपर वाई, ठीक है, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, पी कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस ये पॉजिटिव वाई है तो ये निगेटिव वाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के साथ आएगा, माइनस पी साइन 60 डिग्री इंटू जे कैप। देखो ये मैग्नीट्यूड मैंने पी साइन 60 डिग्री लिखा है, लेकिन निगेटिव वाई एक्सिस में जे और माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो माइनस जे होगा, तो उस माइनस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये कितना हो गया, पी कॉस 60 डिग्री आई कैप माइनस पी साइन 60 डिग्री जे कैप। ठीक है, तो पी की वैल्यू आपको पता है 5 cos 60 1/2, तो ये आई कैप माइनस ये 5 पता है आपको, और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 इंटू जे कैप। ठीक है, तो पी वेक्टर को आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ठीक, होप कि आपको अच्छे से लिखने आ गया होगा कि मोमेंटम को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो इसका जो एक्सप्रेशन है ना, ठीक है ना, वो तो हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये बोलता है क्या, ये देखो स्टेटमेंट इसका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है। ये याद रखना, एक नेट फोर्स है ये, नेट फोर्स। ये नेट फोर्स क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना, चलो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, तो अगर ये पी वेक्टर चेंज ऑफ मोमेंटम है तो इसका रेट मतलब कि टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो, डी पी वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या देता है, नेट फोर्स देता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका, याद रखना है इसको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डी पी वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू नेट फोर्स। पी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, एम इंटू वी वेक्टर, भाई मोमेंटम का फॉर्मूला एम इंटू वेलोसिटी वेक्टर, यही तो होता था, डी टी इज इक्वल टू, और नेट फोर्स को मैंने एफ से डिनोट किया मान लो। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा आपका बताना, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू डी वी वेक्टर बाई डी टी प्लस वी वेक्टर डी एम बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल लगा दिया है मैंने डिफ्रेंसिएशन का, डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो पढ़ो आप लोग, ठीक है ना, फिर उससे बनाना। तो एफ वेक्टर का जो आपका ये एफ वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, एफ वेक्टर का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, एम इंटू डी वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू डी एम बाई डी टी। ठीक है ना, चलो तो इस एक्सप्रेशन को भी याद रखना, कहाँ यूज आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, चलो तो देखो बहुत सारे इक्वेशन में होता क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चन में होता क्या है कि जो मास होता है ना उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो अगर मास की वैल्यू कांस्टेंट हुई तो डी एम बाई डी टी कितना होगा ज़रा बताना। तो मास का टाइम के साथ चेंज होना, मान लो टी इज इक्वल टू 0 पे मास कितना है 5 kg है, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे भी मास कितना है 5 kg है, तो मास कांस्टेंट है तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो डी एम बाई डी टी 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या बचा, एम इंटू डी वी वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, ये डी वी वेक्टर बाई डी टी क्या होता था, एसलेशन वेक्टर होता था। ठीक, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर आ गया, और ये एफ वेक्टर क्या था, ये नेट फोर्स था, नेट फोर्स, इसलिए आप यहाँ पे नेट लगा लो। ठीक, याद रखना नेट फोर्स है ये, और फोर्स है, और ये देखो एक वेक्टर इक्वेशन है तो हमेशा इसको क्या करना, वेक्टर फॉर्म में ही अप्लाई करना, बहुत इंपॉर्टेंट। एफ वेक्टर नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। ठीक है,
चलो इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से। एक फोर्स है एफ वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी, ठीक है। तो आपको बताना है कि मास ऑफ बॉडी कितना होगा, ठीक है। मतलब कि कोई बॉडी होगी, ठीक है ना, ये कोई बॉडी है, ठीक है। इस पर इतना फोर्स लग रहा है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना फोर्स आप लग रहा है उसके ऊपर। इतना फोर्स लगने की वजह से ये जो ए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसकी वैल्यू इतनी दी हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मास ऑफ बॉडी क्या होगा, मास ऑफ बॉडी क्या होगा। चलो ठीक, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखो हमें एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर पता है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ मॉड ले लोगे तो एफ वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर का मॉड आ जाएगा, ठीक। अच्छा, एफ वेक्टर की हमको जो वैल्यू गिवन थी वो कितनी थी, 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, यही थी कि नहीं। 6 माइनस 8 और यहाँ पे 10, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो सर ने सिखाया था, कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में है तो √6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ये सॉल्व कर लिया आप, तो ये कितना आया 6 स्क्वायर 36 प्लस 64 प्लस 100, ठीक। तो ये कितना हुआ आपका 200, ठीक। तो ये कितना हुआ 2 इंटू 100, तो ये कितना हुआ 10√2 न्यूटन, ठीक है। और एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड दी हुई है तुम्हें, कितनी दी हुई है √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो तुमको पता था कि एफ नेट वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर का मॉड होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मॉड आपको मिल चुका है कहाँ पे, 10√2 बाई ए वेक्टर का मॉड कितना दिया है √2 यहाँ पे इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, तो √2 कैंसिल हो गया, तो मास इज इक्वल टू 10 kg आ गया आंसर, ठीक। क्या हुआ आंसर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे मास वेरिएबल है, जहाँ पे मास वेरिएबल है। देखो आपके पास एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। इस ब्लॉक का जो मास है ना वो 5 kg है, ठीक। ये 5 kg है इस ब्लॉक का मास, ये पहले रेस्ट पे है, ठीक। u इज इक्वल टू 0 है, ठीक। यहाँ से आपके पास मान लो एक जेट है, जेट मतलब क्या, जहाँ से आप पानी को फेंक सकते हो। इस पानी को आप फेंक रहे हो, किस रेट से फेंक रहे हो वो रेट दिया हुआ है 3 kg पर सेकेंड। इस पानी को 3 kg पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 3 kg पानी यहाँ से फेंक रहे हो, ठीक है ना। और जिस वेलोसिटी से यहाँ पे हीट कर रहा है ना इसको, इस ब्लॉक को, वो दी हुई है कितनी, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा इस ब्लॉक में उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो मैं तो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। एक ब्लॉक है रेस्ट पे, यहाँ पे आपके पास एक जेट है, ठीक है। इसमें से आप पानी फेंक रहे हो इस पर, ठीक है ना, इस ब्लॉक पे फेंक रहे हो। 1 सेकेंड में 3 किलो पानी फेंक रहे हो, ठीक है ना, 3 kg। तो किस रेट से फेंक रहे हो 3 kg पर सेकेंड। इस जेट से जो वाटर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है वो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और इसी स्पीड से इसको ये हीट कर रहा है, ठीक है ना। तो बताना है अगर इसको ये हीट कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर कोई फोर्स जनरेट हो रहा होगा तो इस बॉडी के पास एक्सीलरेशन आ जाएगी, तो उस एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। चलो देखो हमको पता है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी होता है, ये हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे एम वी वेक्टर रख दूँ, एम वी वेक्टर बाई डी टी, तो ये आपका कितना आ जाता था ज़रा बताइएगा। तो अब ये आ जाता था आपका एम इंटू डी वी वेक्टर बाई डी टी प्लस प्लस कितना वी वेक्टर इंटू डी एम बाई डी टी, ठीक है। इसी इक्वेशन का हम लोग अप्लाई करेंगे, देखो कैसे अप्लाई होगा। हमारे पास क्या आया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू डी वी वेक्टर बाई डी टी प्लस वी वेक्टर इंटू डी एम बाई डी टी, ठीक है। देखो इस जेट से ये जो आपका वाटर निकल रहा है ना,
वो कितने रेट से निकल रहा था, 3 kg/s। देखो kg/s, तो dm/dt की तरह ये दिख रहा है। dm/dt का यूनिट क्या हुआ, kg/s, ठीक है ना। ये हर एक सेकेंड में 3 kg मास निकल रहा है, ठीक है ना। तो dm/dt कहीं तो ये दिया हुआ है, देखो इसका यूनिट क्या होगा, dm/dt मास kg और t सेकेंड, तो dm/dt की ही तो वैल्यू दी हुई है। अच्छा, और यहाँ से जो वाटर निकल रहा है वो 4 मीटर/सेकेंड से निकल रहा है। तो अगर जो वाटर निकल रहा है उसकी कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी इस वाटर के लिए, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, मतलब dv/dt की वैल्यू 0 है, ठीक। अच्छा, मतलब ये एक्सप्रेशन आपका 0 होने वाला है। तो एफ वेक्टर का जो मॉड आएगा वो कितना आ जाएगा, वी वेक्टर का मॉड इंटू dm/dt। अब किस फोर्स से वाटर निकल, सॉरी किस वेलोसिटी से वाटर निकल रहा है, 4 मीटर/सेकेंड इंटू dm/dt की वैल्यू दी है 3, तो ये कितना आ गया, 12 न्यूटन आ गया, ठीक है ना। मतलब कि ये फोर्स जो है 12 न्यूटन का इस ब्लॉक पे लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे लग रहा होगा 5 kg, ठीक है ना। ये 5 kg आपको गिवन था। ये वाटर जो आ रहा है कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, 12 न्यूटन का, क्योंकि इसी फोर्स से निकल रहा है, जेट से। ये जेट है आपका, इसी फोर्स से, जेट से वाटर निकल रहा है, तो इस पे कितना फोर्स लगाएगा, 12 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अगर ये 12 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा दिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका स्टेट ये चेंज कर सकता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ याद करो, ये रेस्ट पे था, अगर फोर्स लगाया तो इसका स्टेट बदल सकता है, ठीक है। तो इस पर कौन सी फोर्स बस लग रही है, यही लग रही है 12 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एफ वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर का मॉड, इम्प्लाइज दैट जो फोर्स लग रहा है 12 इज इक्वल टू ये 5 और ए वेक्टर का मॉड, इम्प्लाइज दैट जो ए वेक्टर का जो मॉड आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया आपका 2.4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर आंसर। देखो ये भी कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखो वीडियो को, जरूर समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको। देखो क्वेश्चंस हम लोग सारे वही कर रहे हैं ना जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेना है, ठीक है। और आपका भी काम है कि मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो उसको पढ़ो अच्छे से, रिवाइज करो, और साथ साथ और भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन बनाते जाओ। ना बने तो कमेंट्स में पूछो, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है ना। इस ब्लॉक का मास 5 kg है। अब देखो जो फोर्स है वो कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा 60 डिग्री पे, वर्टिकल से 60 डिग्री पे, ठीक है ना। इस फोर्स के लगाने की वजह से ये जो ब्लॉक है उसके पास इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, वो कितना है, 50 न्यूटन है। तो बताओ इस ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा ये फोर्स 60 डिग्री वर्टिकल के साथ लगाने पर, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि इसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। कंपोनेंट में तोड़ना हमको बहुत अच्छे तरीके से आता है। देखो ये आपका एफ था, ठीक है ना, और ये आपका 60 डिग्री था। इसको मैं ऐसे फैला दे रहा हूँ, पैरेलल में मूव कर रहा हूँ, तो वेक्टर चेंज होगा क्या, नहीं होगा, मैंने बताया था, ठीक। चलो ये ऐसे हो गया, चलो ठीक। अब देखना जरा आप, अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक। ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये अगर 50 न्यूटन है, जिसको मैं अगर एफ से डिनोट कर दूं, तो ये कितना आएगा बताना, एफ कॉस 30 डिग्री, कितना आएगा, एफ कॉस 30 डिग्री। चलो तो अगर ये एफ कॉस 30 डिग्री आ गया तो ये वाला कॉम्पोनेंट कितना आएगा जरा बताना, तो एफ साइन 30 डिग्री। चलो अब एफ साइन 30 डिग्री क्या करेगा, इसको इस ग्राउंड पर दबाने की कोशिश करेगा। तो अगर मोशन करवा पाता ये वाला कॉम्पोनेंट तो इस डायरेक्शन में करवा पाता, तो यहाँ पे तो धरती है तो ये फाड़ के तो अंदर जाएगा नहीं। तो एफ साइन 30 डिग्री किसी काम का नहीं है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, बैलेंस करेगा नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स जो अर्थ इस पे लगाएगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से, ठीक है ना। अब देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, बस ये वाला फोर्स है, ठीक। इस वाले डायरेक्शन में अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ और वाई एक्सिस मान लूँ, तो अगर हम एक्स एक्सिस में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाए, ठीक है, तो ये एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर लगा, हमेशा इसको हमेशा क्या लिखना, वेक्टर फॉर्म में लिखना। तो एक्स एक्सिस की ओर फोर्स भी है आपका और एक्स एक्सिस की ओर एक्सेलरेशन भी है, तो दोनों पॉजिटिव ही होने वाले हैं, ठीक है ना। तो एफ नेट एक्स एक्सिस की ओर हम लगाए
तो वो एफ कॉस 30 डिग्री होगा। एफ की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 कॉस 30 डिग्री मतलब इंटू √3/2 इज इक्वल टू मास मतलब 5, और ये कितना ए वेक्टर का मॉड ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हुआ 10 और ये कितना हो गया 5। तो एसलेशन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई जरा बताना, 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना इजी था, इजी था कि नहीं था? इतने ही इजली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आप फालतू को घबराते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर बोलो अभी यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम जहाँ भी वर्ड लिखा हुआ है ना, इक्विलिब्रियम जहाँ भी वर्ड लिखा हुआ है, तो अभी के लिए समझ लो कि ये इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात होती है। अभी के लिए लॉज ऑफ मोशन में उसका मतलब होता है एफ वेक्टर नेट इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? एफ वेक्टर नेट इज इक्वल टू 0 होता है। तो अभी लॉज ऑफ मोशन में बस इतना समझो, जहाँ भी इक्विलिब्रियम दिया हो तो एफ वेक्टर नेट इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब आगे जाओगे आप रोटेशन में तो आपको समझ में आया कि टाउ नेट वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, मतलब जो टॉर्क होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो रिजल्टेंट टॉर्क भी 0 होता है। लेकिन अभी लॉज ऑफ मोशन में इसी की जरूरत है, जहाँ भी इक्विलिब्रियम लिखा हो ना तो क्या कर देना, नेट फोर्स 0 कर देना। यह वेक्टर लगा है, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो ये होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब। ठीक है ना, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पल्स। देखो हमारे पास मान लो एक बॉडी है, आपने F इज इक्वल टू 10,000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और ये जो फोर्स लगाया वो 0.000001 सेकेंड के लिए लगाया। ठीक है ना, तो जब कोई लार्ज फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है ना, तो हम लोग उसको इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। लार्ज फोर्स एक्ट्स ओवर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या हम लोग बोलते हैं कि इम्पल्स वहाँ पे एक्ट कर रहा है, और इस इम्पल्स का जो डिफिनीशन होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ इंटू डी टी वेक्टर, सॉरी एफ वेक्टर इंटू डी टी। ठीक है ना, कितना होता है, एफ वेक्टर इंटू डी टी। अब एफ वेक्टर इंटू डी टी होता है, तो ये जो इम्पल्स है, तो यहाँ पे आपका वेक्टर क्वांटिटी या एफ वेक्टर, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, देखो अब यूनिट तो आप इसका निकाल ही लोगे कि इसका न्यूटन होता है और इसका सेकंड होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक, जो इम्पल्स होता है ना, मतलब एफ इंटू डी टी, वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर है, देखो अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगर आपको इम्पल्स निकालना है तो किसी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम निकाल दो तो आपको इम्पल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। चलो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलो, और ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में भी। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, और काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ठीक है, अच्छे से समझो क्या है। देखो आपका ये एक रिजिड वॉल है। रिजिड वॉल मतलब कि ये हिल नहीं सकता, डिफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है ना, नॉन मूविंग वॉल है। ठीक, यहाँ पे एक आपने बॉल फेंका, देखो वो इस हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और जिस बॉल को तुमने फेंका है उसका मास जो है वो m है। ठीक है, क्या है, मास m है। ये बॉल यहाँ पे टकराया और सिमेट्रिकली थीटा एंगल पे ही हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हुए इधर आ गया। जिस स्पीड के साथ आपने इसको फेंका था उसी स्पीड के साथ ये रिबाउंड भी कर रहा है, और मास कितना है, m है, आपको पता है। तो आपको बताना है कि इम्पल्स जनरेटेड, यहाँ पे इम्पल्स कितना जनरेट हुआ। ठीक है, अच्छा, तो हमें पता था कि इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो एफ इंटू डी टी होता है। तो यहाँ टाइम का तो कॉन्सेप्ट है नहीं कि कितना टाइम के लिए ये से कांटेक्ट में था। ठीक है ना,
नहीं पता है, नहीं है पता है हमको। dt क्या है, कितने टाइम के लिए फोर्स लगा आपका, मतलब कितना टाइम के लिए इसे कांटेक्ट में आया होगा, तो वो टाइम की बात तो यहाँ पे हो नहीं रही, तो कैसे निकालेंगे। तो अच्छा, इम्पल्स से एक फार्मूला तो सर ने ये बताया था, और दूसरा फार्मूला आपने क्या बताया था सर ने, कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक, चेंज इन मोमेंटम। और सर ने ये भी बता दी कि अरे इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का ध्यान में रखना। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। पी से डिनोट करते थे मोमेंटम को, तो चेंज इन मोमेंटम तो यही होगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं इस वाले डायरेक्शन को x मान लूँ और इस वाले डायरेक्शन को y मान लूँ, देखो अच्छे से सीखना, यहाँ पे बहुत गलतियाँ कर देते हैं बच्चे साइन कन्वेंशन में। ये v वेक्टर इस डायरेक्शन में है, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये v है, ठीक है ना, तो ये कितना होगा v cos थीटा, और ये कितना होगा v साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, ये आपका थीटा है, तो ये आपका कितना होगा जरा बताना, तो ये होगा आपका v cos थीटा, और ये कितना होगा आपका बताओ v साइन थीटा। ये फाइनल था, ये इनिशियल है। तो अगर हम लोग P1 वेक्टर लिखे, मतलब P इनिशियल वेक्टर लिखे, तो देखो इस डायरेक्शन में आई कैप होता है, इस डायरेक्शन में जे कैप होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम वी कॉस थीटा, एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, एम वी कॉस थीटा आई कैप, और ये नीचे की ओर मतलब माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप, ठीक है। पी फाइनल वेक्टर कितना आएगा बताना, तो देखो ये निगेटिव आई की तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। और ये देखो निगेटिव जे की तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एम इंटू वी साइन थीटा कितना जे कैप, ठीक है। माइनस कर दो तभी तो इम्पल्स जनरेटेड मिलेगा, पी एफ वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर, तो पी एफ वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर करोगे, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा बताना, तो माइनस एम बी कॉस थीटा, और ये माइनस एम बी कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। कितना हो जाएगा माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप। चलो, और ये माइनस एम वी साइन थीटा प्लस एम वी साइन थीटा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आया आपका माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप। तो ये चेंज इन मोमेंटम आया, ठीक है। यही कितना होता है, इम्पल्स होता है, इम्पल्स होता है। अगर वही मैं बोल देता कि यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री है, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, और मास की जो वैल्यू है ना वो कितनी है आपकी 0.20 kg है मान लो, और इस ये जो v है, उस v का जो स्पीड गिवन है वो मान लो आपके पास है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताओ जो इम्पल्स जनरेट हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। मतलब ये इम्पल्स था ना, ये इम्पल्स था आई वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, ठीक है, तो कितना होगा जरा बताना, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू मास, मतलब कि 20/100 इंटू वेलोसिटी 25 इंटू कॉस 45 डिग्री, मतलब 1/√2, ठीक है। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 5 बार में गया ये, और ये भी 5 बार में गया, तो ये 10/√2 मतलब कितना है 5√2 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। चलो, तो ये क्या आ गया, इम्पल्स जनरेटेड आ गया। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ कि जो इम्पल्स है उसका डायरेक्शन किस साइड है, तो देखो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन इम्पल्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये माइनस आई कैप, मतलब कि ये पॉजिटिव आई कैप था और ये माइनस आई कैप था, तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ग्राफ का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें दो ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मोमेंटम मतलब पी और टी का ग्राफ दिया हो, ठीक है ना, पी और टी का ग्राफ दिया हो, मान लो ऐसा ग्राफ है कुछ, ठीक, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप फाइंड कर लेते हो, ठीक है, तो उस पॉइंट पे आपको फोर्स ऑन द पार्टिकल मिलेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है। मतलब कि स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, ये मोमेंटम है, ये क्या है मोमेंटम है, मोमेंटम टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ इज इक्वल टू फोर्स ऑन द पार्टिकल, ठीक है। आज तक आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन पूछ सकता है। क्या पूछेगा आपसे कि ये पीटी ग्राफ है, मोमेंटम टाइम ग्राफ है, देखो
ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो बताओ फोर्स ऑन द पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, फोर्स ऑन द पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप सर ने क्या बताया था कि स्लोप निकाल दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, मतलब कि √3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करके निकाल लोगे, ठीक। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है ना, दूसरा ग्राफ वो है आपका फोर्स और टाइम का, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। देखो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा, अगर एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ आप निकालोगे ना, तो ये आपको देता है, क्या देता है आपको जरा बताना, तो ये आपको देता है चेंज इन मोमेंटम। क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है। चेंज इन मोमेंटम देता है, इसका मतलब क्या कि इम्पल्स देता है, ठीक है। तो एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, याद रखना। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ देता है चेंज इन मोमेंटम, या फिर चेंज इन मोमेंटम में क्या बोलते हैं, इम्पल्स को बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इम्पल्स अगर आपको मिलता है तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर मान लो आपका ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है, तो अगर ये A1 एरिया है और इसका A2 एरिया है, ठीक है ना, तो अगर आपको इम्पल्स निकालना होगा ना, तो A1 माइनस A2 करना, एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी आपका ग्राफ है, ठीक ना, उसको पॉजिटिव लेना उस एरिया को, ठीक है, और एक्स एक्सिस के नीचे जो भी एरिया उसको नेगेटिव लेना, ठीक है ना। मतलब A1 माइनस A2 निकालोगे तो इस फोर्स टाइम ग्राफ में आपको क्या मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा या फिर चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। चलो अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो कि ये एक फोर्स टाइम ग्राफ है, ठीक है ना, क्या है, ये एक फोर्स टाइम ग्राफ है, और ये एक ऐसी एरिया गिवन है हमको, ठीक है ना। ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, टाइम इन सेकेंड, फोर्स इन न्यूटन, और ये जो हाइट है ना, ये मान लो 10 है, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे पहले कि इम्पल्स कितना लग रहा होगा। तो सर ने क्या बताया था कि एरिया निकाल दो इसके अंडर में, ठीक है, तो इम्पल्स कितना जनरेट होगा वो मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर ग्राफ, मतलब कि हाफ इंटू ये ट्रायंगल है, 4 - 2 ये बेस हो गया, मतलब इंटू 2 इंटू हाइट 10, तो 2 कैंसिल, तो 10 न्यूटन सेकेंड, ये क्या हो गया, इम्पल्स हो गया आपका, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये जो इम्पल्स जो बॉडी पर लग रहा होगा वो इनिशियली मान लो कि रेस्ट पे था, ठीक है ना, रेस्ट पे था, और उसका जो मास है वो 5 kg है। तो बताओ जब 4 सेकंड हो गए होंगे, मतलब जब यहाँ पर होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, क्या होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी। चलो, तो आपने क्या बताया था, सर ने क्या बताया था, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। तो इम्पल्स की हेल्प में वैल्यू फाइंड कर चुकी है, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब mv फाइनल वेक्टर माइनस mu इनिशियल वेक्टर, ठीक। तो u इनिशियल कितना है, 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया। 10 इज इक्वल टू मास कितना है 5 इंटू वी, मैंने यहाँ पे स्पीड मान लिया है, तो ये कितना हो गया, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये 4 सेकंड बाद यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस ग्राफ से ये दो इन्फॉर्मेशन आप फाइंड कर सकते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं, इम्पल्स आपसे पूछता है, जनरली पूछता है कि बताओ एट द एंड ऑफ 4 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, देखो अगर आपके पास एक बॉडी रखी हुई है, ठीक, और अगर आप इस पे एक एफ फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो ये बॉडी भी आप पर एक फोर्स लगाएगा। मतलब आपने अगर हाथ से इसको टच किया और कुछ फोर्स लगाया, तो वो ब्लॉक भी, अब जितना फोर्स आपने लगाया है इस पे, ठीक है ना, मान लो ये आपने अपने हाथ को, ठीक है ना, जिससे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, उसको फर्स्ट बॉडी मान लो,
और इसको आप सेकंड बॉडी मान लो। तो ये जो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे लगाता है इन वैल्यू बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब कि मैं आपसे क्या बोलूँ कि अगर आप इस पे इस साइड फोर्स लगा रहे हो तो ये जो ब्लॉक जो फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इतना ही होगा, लेकिन अगर ये आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इस ब्लॉक ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा। ठीक है, ये क्या बोलता है कि एवरी बॉडी गिव्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बोलूं तो F12 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू F21 वेक्टर का मॉड। ठीक है ना, ये होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में बात करो तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखना। इम्प्लाइज दैट ये क्या है जरा बताना, तो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, नेट फोर्स 0 है आपका। ठीक है ना, अगर आप अपने हाथ को और इस ब्लॉक को सिस्टम मान लो तो। ठीक है, तो चलो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको पता ही होगा ये चीज़। ठीक है ना, फिर भी मैं बता दिया। चलो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम देखो, सबसे पहले समझ लो कि कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। तीन बेसिक फोर्सेस। अगर हमारे पास कोई अर्थ सरफेस है, ठीक है, और मैंने इस पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और इसका मास है अगर m, ठीक है, तो जो ये अर्थ है ना, ये अर्थ जो है इस बॉडी पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगाता है, उसको हम लोग mg बोलते हैं। क्या बोलते हैं? mg बोलते हैं, इसको रट लो। सेकेंड चीज, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने अर्थ पे रखा है, ठीक है ना, या फिर कहीं पे भी रखा है, अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आ रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के, ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है, वो कितना होता है? वो नॉर्मल होता है। कितना होता है? नॉर्मल होता है। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, या फिर रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। सारी चीज़ें सेम है। ठीक है ना, मतलब नॉर्मल फोर्स क्यों आता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। दो पॉइंट याद रखना नॉर्मल फोर्स के बारे में, कि नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और तीसरी चीज जो आपको बहुत यूज आएगी न्यूटन्स लॉज में, देखो वो क्या आएगी? देखो अगर ये स्ट्रिंग है ना, ठीक, ये मान लो स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को आपने बांध दिया है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है ये मान लो यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है ना, इस बॉल पे एक फोर्स लगाती है और वो टी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं, जो स्ट्रिंग में लगती है। ठीक है ना, याद रखना टेंशन लगने के लिए इस स्ट्रिंग का टाइट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइट होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है ना कि टाइट है वो, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग ऑलरेडी हर क्वेश्चन में एज्यूम करके चलेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो टाइट है, ढीले नहीं हो रही, तभी टेंशन लगेगा। टेंशन का डायरेक्शन या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसी डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है ना, क्यों लेते हैं? एक पॉइंट याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगा देते हैं, लेकिन टेंशन इस डायरेक्शन में लगाना होता है। तो टेंशन का डायरेक्शन पता करने के लिए आप देखो एक पॉइंट याद रखना टेंशन के बारे में, कि टेंशन ऑलवेज पुल्स द बॉडी। टेंशन ऑलवेज पुल्स द बॉडी, इट कैन नेवर पुश द बॉडी। ठीक है, इसको याद रखना, कभी भी टेंशन का डायरेक्शन गलत नहीं होगा। टेंशन ऑलवेज पुल्स द बॉडी, इट कैन नेवर पुश द बॉडी। ये नॉर्मल फोर्स के बारे में था और ये टेंशन के बारे में था। ठीक है, तो इस बॉल को अगर आपको खींचना है, पुल करना है, तो आप ऐसे खींचोगे, देखो ऐसे खींचोगे, तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? ये हुआ। ठीक है, इन तीन चीज़ को याद रखना, एफबीडी आप आराम से बना लोगे। ठीक है, एफबीडी आपको बनाने आता होगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जा रहा हूँ। ठीक है ना, एफबीडी बनाना आपको यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो
नीट में आया हुआ ही क्वेश्चन है। आपका ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये एक ब्लॉक है, और ये एक ब्लॉक है। चलो, इसका 4 kg मास है, इसका 2 kg मास है, और इसका 1 kg मास है। आपने 4 kg वाले ब्लॉक पे एक 14 N का फोर्स लगाया, ठीक है ना। अगर ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और ये ब्लॉक सी है, तो आपको बताना है कि कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी क्या होगा। ठीक है, चलो अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ एफबीडी भी सीख लेंगे, एफबीडी भी आपका रिवाइज हो जाएगा और एक नीट का क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखो, हमको पता है कि एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आपको फोर्स लेना है ना, वो क्या लेना है, नेट फोर्स लेना है। चलो, और अगर इसका दूसरा फॉर्म देखो ना, तो इसको आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू एम नेट इंटू ए वेक्टर नेट। ये एक सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हो। सिस्टम का मतलब होता है ना कि जब आप अपने ऑब्जर्वेशन में 2 या 2 से ज़्यादा बॉडी को रखते हो तो, ठीक है ना। तो देखो, इस इक्वेशन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ पहले। ये था आपका। अब मैं सिर्फ इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक को या इस ब्लॉक को ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ, अब मैं पूरे ब्लॉक को सिस्टम मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। सिस्टम मतलब कि इन तीनों को एक साथ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो अगर मैं इन तीनों के साथ, तीनों को एक ऑब्जर्वेशन में रखूँ, तो एक सिस्टम है हमारे पास, तो ये सिस्टम के लिए अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो एम नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल मास एम नेट कितना है, 4 kg, 2 kg और 1 kg, कितना हो गया, 7 kg हो गया आपका। 4 2 6 और ये 1 kg हो गया। ये कैसे अप्लाई करते हैं सिस्टम पे, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। एम नेट मतलब इस पूरे को मैंने मान लिया है एक सिस्टम, तो 4 kg, 2 kg, 1 kg, आपके 7 kg हो गया, ठीक। चलो, आपको ए वेक्टर नेट आपको नहीं पता है, लेकिन एफ वेक्टर नेट आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। इस पूरे सिस्टम को मानोगे तो आप देखोगे नेट फोर्स बस 14 N का ही लग रहा है, ठीक। तो एफ नेट की भी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 40 N हो गई। अब देखो, किसी बंदे को ये डाउट हो सकता है ना कि सर ये था और ये था, ठीक है ना। तो ज़रा आप ये बताना कि क्या ये जो ब्लॉक है, अगर आप इस पे फोर्स लगाया तो ये मूव करने की कोशिश करेगा, तो इस ब्लॉक को भी ढक लेगा वो, ठीक है ना। तो आपने अभी बताया था कि एवरी बॉडी है गिव्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये जो ब्लॉक है इसके कांटेक्ट में है और ये ब्लॉक इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, तो क्या इसको धक्का नहीं मारेगा, हाँ बिल्कुल धक्का मारेगा। तो अगर धक्का मारेगा तो F1 फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, इस वाले डायरेक्शन में। तो ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, और इस F1 फोर्स के धक्के की वजह से ये दूसरा ब्लॉक मतलब बी ब्लॉक आगे मूव करेगा, ये ए ब्लॉक है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देखना, अगर ये F1 फोर्स इस बड़े वाले ब्लॉक ने इस पे लगाया और धक्का देके इसको आगे मूव कराने की कोशिश किया, तो ये जो ब्लॉक है ना, इतने ही मैग्नीट्यूड पे अपोजिट डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे रिएक्शन देगा, मतलब कि ऐसे, ठीक है ना। वो उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, F1 होगा। और ब्लॉक ए पे और एक और फोर्स लग रहा था, वो कितना था, F था। देखो, F इज इक्वल टू 14 N था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का, ठीक है ना, इन दोनों को अगर आप लोग एक सिस्टम मान लो, मतलब सिस्टम मतलब एक बॉडी मान लो, नेट फोर्स फाइंड करो, ठीक है। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ये प्लस F1, इस डायरेक्शन में माइनस F1 और ये प्लस F, तो ये कैंसिल, तो देखो सिर्फ F ही आया। वैसे इन दोनों ब्लॉक में कॉन्टेक्ट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर लिए होंगे। तो अगर मैंने पूरे को एक बॉडी मान लिया है ना, तो नेट फोर्स कितना आ रहा है, F आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, F नेट की वैल्यू बस 14 N रखी है, ठीक है। तो आपको कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी फाइंड करना है, मतलब आपको इस F1 की ही वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग एक्सलेशन निकाल देते हैं। तो एफ नेट आपको इतना मिल गया और एम नेट इतना मिल गया, तो ये आपका 7 kg हुआ, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ गया, 14 × 7 × A इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस ब्लॉक के लिए, ठीक है ना, अब अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहा हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू ए में लगा दोगे, ठीक है, इस ब्लॉक के लिए। तो देखो, एक एफ फोर्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस
और ये निगेटिव एक्सिस है माइनस F1 इज इक्वल टू m। अब किस ब्लॉक पे लगा रहे हो, बस इस ब्लॉक पे लगा रहे हो कि इसी ब्लॉक पे तो F और F1 फोर्स लग रहा है ना, तो नेट फोर्स ये हुआ इज इक्वल टू 4 इंटू ए मतलब 2 इज इक्वल टू 8। इम्प्लाइज दैट F की वैल्यू आपको पता है 14 माइनस F1 इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट F1 इज इक्वल टू 14 माइनस 8। 14 माइनस 8 कितना हुआ 6 न्यूटन। मतलब कि इन दोनों के जो बीच का ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 6 न्यूटन होगी। ठीक है, चलो इसी F1 की तो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई। ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, ये नीट में क्वेश्चन आया है और दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो ना कि जो सूडो फोर्स होता है वो एक इमेजिनरी फोर्स होता है, वो कोई रियल फोर्स नहीं होता। तो इसका यूज़ क्यों आया सर, फिर अगर इमेजिन करना ही है तो आपको, ये कोई रियल फोर्स नहीं है तो देखो हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल का मतलब होता है जिसके पास एक्सेलरेशन हो, इसकी कुछ वैल्यू है, और इनर्शियल मतलब होता है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब कि ध्यान से समझना, मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। देखो ये अगर अर्थ है, अर्थ को हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बॉडी है वो स्पीड v से मूव कर रही है, ठीक है ना, या फिर एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है मान लो इस डायरेक्शन में। तो अगर आदमी एक अर्थ पे खड़ा है ना, ठीक है, ये आदमी एक अर्थ पे खड़ा है, तो इस आदमी का एक्सेलरेशन कितना होगा, अर्थ का एक्सेलरेशन जीरो है और ये भी खड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो अगर ये आदमी, ठीक है ना, ये आदमी इस बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो अर्थ एक कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ मतलब ग्राउंड जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब देखने की जगह फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन जीरो ग्राउंड पे खड़ा है, वहां से अगर किसी बॉडी को ऑब्जर्व करो तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। वहां से बॉडी को कभी कभी, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग कभी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मान लो कि आपके पास एक लिफ्ट है, ठीक है ना, ये लिफ्ट है आपके पास, ठीक, एक बॉल है यहाँ पे और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ये जो लिफ्ट है ना जिसमें आदमी खड़ा है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक, और इसको उसने 2a एक्सेलरेशन से ऊपर फेंका, 2a एक्सेलरेशन से ऊपर फेंका, ठीक है ना, इस बॉल को। अगर ये आदमी अब इस बॉल को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना, तो उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए सूडो फोर्स की जरूरत पड़ी। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हमेशा आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही लगाना, ओनली अप्लाइड इन, कहाँ लगाना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही लगाना। अब देखो ये आपका जो लिफ्ट था, ठीक है ना, वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये आदमी कहाँ खड़ा है, इस लिफ्ट में खड़ा है। तो अगर बाहर का कोई आदमी इसको देखेगा, ठीक है ना, इसको, तो क्या बोलेगा कि ये इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है कि नॉन इनर्शियल में। तो ये आदमी देखेगा कि भाई लिफ्ट तो ऊपर जा रहा है, तो ये आदमी इसी में है तो ये भी ऊपर जा रहा है। तो ये आदमी जो है अब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। क्यों, क्योंकि नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होता है कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा होना जहाँ पे एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो अगर अब ये इस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करना चाहता है ना, तो उस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए एक एडिशनल कॉन्सेप्ट का यूज आया, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग इसके अंदर रहते हुए भी इस बॉल के मोशन को, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए भी इस बॉल के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट आया और वो आया सूडो फोर्स। इसको इमेजिनरी फोर्स बोलते हैं। इमेजिन करके आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो,
ठीक है ना, इसलिए हम लोग सूडो फोर्स पढ़ते हैं। ठीक है, अभी सूडो फोर्स होता क्या है देखो, मान लो ये आपके पास एक ब्लॉक है और ये 5 kg है। ठीक है ना, यहाँ पे पहले रखा हुआ था, ये ग्राउंड था। तो अगर ये ग्राउंड पे रखा है तो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है, जरा बताना आपके पास। ग्राउंड कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है। अच्छा, अब देखो, मान लो ये लिफ्ट में रखा हुआ है, यही ब्लॉक, सेम ब्लॉक, और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ठीक है ना, और इस ब्लॉक का मास है 5 kg, फिर से। ठीक, चलो, तो अगर एक आदमी इसके अंदर में खड़ा है और मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस पर सूडो फोर्स कितना लग रहा है, उसकी वैल्यू लिखो और उसका डायरेक्शन लिखो। ठीक है ना, यही आपको दोस्तों सीखना ही है। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखने आना चाहिए और सूडो फोर्स की वैल्यू लिखने आनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखो, सबसे पहले ये देखना वैल्यू फाइंड करने के लिए कि जो ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, उसका मास कितना है। तो इसका मास m है, 5 kg, और जिस में रखा हुआ है, मतलब इस लिफ्ट में रखा हुआ है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, a वेक्टर। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड a मान लो। जिस में रखा हुआ है ना, उसका एक्सेलरेशन देखना। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो जब बॉडी पर सूडो फोर्स लगाना हो ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो जिस में रखा हो, मतलब लिफ्ट में रखा है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक्सेलरेशन दे देना, किस पे, ब्लॉक पे, और m से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, सूडो फोर्स हो जाएगा। समझे, सूडो फोर्स हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या करना है आपको कि जिसमें रखा हो, जिसमें रखा हो क्या, ब्लॉक, ठीक है ना, उसका एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखो। ठीक है, चलो, वो देख लिए, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देख लिए। जिस पर सूडो फोर्स लगाना है, जिस पर सूडो फोर्स लगाना है, ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। ठीक है, तो जिसमें रखा था लिफ्ट में, इसका एक्सेलरेशन ऊपर था, तो ब्लॉक पे आपने क्या लगा दिया, नीचे की ओर लगा दिया। ठीक है ना, और फिर सूडो फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m इंटू ए, मास ऑफ दैट ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, होप कि आपको सूडो फोर्स का डायरेक्शन और सूडो फोर्स का क्या ज़रूरत पड़ा और सूडो फोर्स रियल फोर्स है कि नहीं है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग एक सूडो फोर्स का क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। देखो, हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। इस लिफ्ट के सीलिंग से एक ब्लॉक है, वो है 5 kg मास का, ठीक है, लटका हुआ है। ठीक, तो देखो, आपको ये बताना है कि जो टेंशन, ये जो आपका केबल है, उस टेंशन इन केबल में उस केबल में टेंशन कितना होगा। अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। तो देखो, एक चीज़ याद रखना, किसी भी क्वेश्चन को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब ग्राउंड से, या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब इस लिफ्ट में खुद खड़ा होकर, ठीक है ना, कहीं से भी सॉल्व करो, आंसर सेम आने वाला है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन से, अच्छे से समझना। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से खड़ा सॉल्व करूंगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है। तो अगर इस ग्राउंड से ये आदमी इस ब्लॉक को देख रहा होगा, तो इस ब्लॉक का वो एफडी कैसे बनाएगा। देखो, बोलेगा भाई यहाँ पे स्टिंग लटका है, तो ये इसको पुल करेगा, टेंशन, अर्थ इसको mg फोर्स से खींचेगा। ठीक है ना, और क्या जो ग्राउंड पे आदमी खड़ा है उसको ये ब्लॉक ऊपर जाते हुए दिखेगा, हाँ जाते हुए दिखेगा। किस एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूँ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो ये आदमी क्या लिखेगा जरा बताना, नेट फोर्स T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, इम्प्लाइज दैट
टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। जी की वैल्यू 10 मान लेना आप, ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एम भी आपको होता है 5 kg। तो टेंशन इन केबल में मिल जाएगा आपको, समझे। अब देखो, इसी क्वेश्चन को मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करता हूँ। देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब यहाँ, क्योंकि अगर लिफ्ट में एक आदमी बैठ के इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है तो इस लिफ्ट की एक्सेलरेशन कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जहाँ से आप देख रहे हो अगर उसकी कोई एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो अब यहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं। देखो जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे ना तो एक नया इमेजनरी फोर्स आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्जर्व करने के लिए। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। तो अगर ये आदमी, ठीक है ना, ये ए आदमी था और ये बी आदमी है, ये ए आदमी ने लिखा है, ठीक है ना। अगर बी आदमी ने इसका बीडी ड्रॉ किया तो देखो क्या करेगा, बोलेगा भाई एक टेंशन लगेगा ऊपर की ओर, एक एम जी लगेगा, ठीक ना, जो कि अर्थ लगा रहा होगा। अच्छा अब देखो, अगर ये आदमी भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक भी 1 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, क्योंकि दोनों सेम लिफ्ट में है, ठीक है। तो अंदर वाला आदमी इस ब्लॉक को क्या देखेगा, रेस्ट पे देखेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा भाई। इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर है और इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ऊपर है। कितना है एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम लिफ्ट में है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो इस ब्लॉक को, तो मैंने क्या बताया था, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक और एडिशनल फोर्स हम लोग यूज करते हैं इसके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए, ठीक ना, या फिर एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाने के लिए। क्या करते हैं हम लोग, जिसमें ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये ब्लॉक इस लिफ्ट में रखा हुआ, उसका एक्सेलरेशन देखो, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा दो और इस ब्लॉक का जो भी मास है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका सूडो फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूडो फोर्स आ गया। अब हम क्या लिख बोलेंगे कि ये आदमी इस ब्लॉक को क्या देखेगा, रेस्ट पे देखेगा। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू, इसके इक्वल होना चाहिए तभी तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे हो रहेगा। तो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। देखो टेंशन इन केबल, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आई, मतलब क्वेश्चन को कहीं से भी सॉल्व करो आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सूडो फोर्स पे, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, देखो देखा भी आपने होगा और पहले बनाया भी होगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। ये आपका एक कार है, ठीक है। ये कार जो है वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से। इसमें एक बॉल लटका हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो बॉल है, ठीक है ना, ये अगर इस कार के अंदर में है, ठीक है ना, तो अगर ये बॉल यहाँ तक आ जाएगा तो ये थीटा एंगल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, थीटा एंगल इन इक्विलिब्रियम, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना फिर से। ये हमारे पास एक कार है, कार इस डायरेक्शन में ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इस कार की सीलिंग से एक बॉल लटका हुआ है, ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है ना। क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मासलेस है, अंडरस्टूड है ये सब कुछ, ठीक है ना। तो बताओ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस वर्टिकल के साथ ये जो स्ट्रिंग है वो कितना एंगल बना रहा होगा, इस थीटा की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। चलो इस थीटा की आपको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो बॉल है वो पीछे जाएगा क्यों, ठीक है ना, ये जो बॉल है पीछे जाएगा क्यों। देखो ये हमारे पास कार था, ये हमारे पास स्ट्रिंग था, ठीक है ना, और ये हमारे पास बॉल था। अगर कोई आदमी यहाँ पे इस कार में ही बैठ के इसको ऑब्जर्व करे, ठीक है, तो वो कहाँ बैठा है, देखो इस कार में ही बैठा है। इस कार का एक्सेलरेशन है, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पहचानना कि आप किस फ्रेम से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गई तो हमको ये पता चलेगा कि सूडो फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो ज़रा बताना हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो कोई फोर्स लग रहा होगा क्या। तो अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो क्या बोलेगा, हाँ एक सूडो फोर्स लग सकता है। वो जिसमें खड़ा है, मतलब इस कार में खड़ा है, उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो जिस पर उसको फोर्स लगाना है, एक्सेलरेशन लगाना है,
तो इसके वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा, तो वो क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और इस बॉब का मास गिवन है एम इंटू ए, तो ये आपका सूडो फोर्स हो गया। ये सूडो फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लेके आएगा और ये कहीं ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं इसका एफबीटी बनाता हूँ अलग से। देखो ये बॉल है, ये थीटा एंगल है, और मान लो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है ये, तो एक तो एम ए लग रहा होगा यहाँ पे, एक टेंशन लग रहा होगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे एम जी लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। ये टी है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट टी कॉस थीटा होगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट टी साइन थीटा होगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी इस वाले डायरेक्शन में, और एम ए इज इक्वल टू टी साइन थीटा एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में। दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एम ए बाई एम जी, ठीक है ना, इज इक्वल टू टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा। तो टी टी कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी हो गया, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए बाई जी हो गया। देखो कितना अच्छे से आंसर आ गया आपका, और कितने आसानी से आ गया। तो कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है ना। होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत बार रिपीट हुआ है बहुत सारे कॉम्पिटिशन में। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो एक ग्राउंड पे हमारे पास एक वेज रखा हुआ है, इस वेज का मास कैपिटल एम है, इस पे एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका कि जो मास है वो स्मॉल एम है, ठीक है। ये एंगल थीटा है। आपसे ये पूछा गया है कि अगर इस वेज को हॉरिजेंटली इस डायरेक्शन ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक वो इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो बताओ इस ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। उस ए की वो वैल्यू बताओ ताकि ये जो मास स्मॉल एम है वो इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस छोटे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। देखो एफबीडी हम लोग बना रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत आसानी से एफबीडी बनेगा। ये छोटा वाला ब्लॉक इस वेज पे यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है, क्योंकि इसका खुद एक स्मॉल मास एम है, ठीक है ना, इसका मास स्मॉल एम है, तो अर्थ उस पर एक फोर्स लगाएगा स्मॉल एम जी, ठीक है। जो ऑब्जर्वर है यहाँ से एफबीडी बना रहा है, इस पे खड़ा होकर, ठीक है ना, इस पे खड़ा होकर, इस वेज पे खड़ा होकर। चलो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। कैसे होगा जरा देख लेते हैं। देखो मैं यही सेम डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे बनाया, और ये जो नॉर्मल है इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, और आपका एम जी ऐसे लग रहा है, देखो एम जी ऐसे लग रहा है। तो देखो अगर ये थीटा एंगल गिवन है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। होप कि आपको समझ में आया होगा। ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हुआ, 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखो इसके दो कॉम्पोनेंट आएंगे, एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा। देखो ये जो एम जी साइन थीटा है, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ये वाला नीचे डायरेक्शन में लगेगा। ये वाला जो फोर्स है एम जी साइन थीटा वाला, ये अलोंग द इंक्लाइन लगेगा, तो यही वाला जो फोर्स है वो इसको इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, मतलब मूव करवाने की कोशिश करेगा इस पे। अब ये इस वाले डायरेक्शन में तो उड़ नहीं रहा है, इसलिए जो एन वाला जो फोर्स है ना वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए, ठीक। अब इस ब्लॉक को हमको रेस्ट पे रखना है, ठीक है ना। तो जरा बताओ कि अगर ये ए एक्सेलरेशन नहीं होता तो एम जी साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन लगता, तो ये एम जी साइन थीटा फोर्स इस ब्लॉक को नीचे खींच के ले आता, तो ये रेस्ट पे हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन क्या ए एक्सेलरेशन अब इस वेज को दे दिए तो कोई अंतर होगा क्या, देखो क्या अंतर होता है। अब अगर तुम ऑब्जर्वर यहाँ पे बन गए तो देखो ये जो ऑब्जर्व कर रहा है इस ब्लॉक को वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहा है। कैसे, ये ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, इस वेज पे खड़ा है, ठीक है। अगर ये इस वेज पे खड़ा है तो ये इस वेज का एक्सेलरेशन ए है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ठीक। अच्छा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है
और इसमें ये खड़ा है, तो इसको याद आ गया भाई मैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा हूँ, तो मुझे एक सूडो फोर्स इमेजिन करना होगा, ठीक है ना, इसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये क्या बोलेगा कि मैं जिस पे खड़ा हूँ उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, सूडो फोर्स किस पे लगाना है, इस पे लगाना है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो इस पे वो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, देखो इस वाले डायरेक्शन में। वो कितना होगा, स्मॉल m इंटू ए, ठीक है। अब ये फोर्स भी आ गया, तो अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये देखो ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। तो इस साइड से कंपोनेंट कितना आ जाएगा जरा बताना तो, एम ए इंटू कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, एम ए इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब ये एम जी साइन थीटा फोर्स जो इसको नीचे ड्राइव कर रहा है, ये एक्सलेशन देने की वजह से सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बैलेंस कर सकता है। तो अगर इसको इसको इस डायरेक्शन में मूव नहीं करवाना है, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा होना चाहिए। इस डायरेक्शन में भी फोर्सेज इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो m और m कैंसिल हो गया, तो g साइन थीटा इज इक्वल टू a कॉस थीटा, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू g tan थीटा। देखो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इस एक्सेलरेशन से, ठीक है ना, इस वेज को इस डायरेक्शन में ले जाओगे, ठीक है, तो ये ब्लॉक इस वेज पे रेस्ट पे रहेगा, समझे। देखो कितने आसानी से सोल्व किया, बस इसका एफबीडी बनाया, और अगर ये इक्विलिब्रियम में था मतलब रेस्ट पे था इस वेज पे, तो फोर्सेज इक्वल कर दिए और आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझो, अगर दोबारा वीडियो को देखो तब भी समझ में नहीं आया तो जो भी डाउट है, जो भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप कमेंट करो, मैं हर 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 कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और पूरे अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। आप भी एफर्ट्स दिखाओ, तभी तो आपका टीचर भी एफर्ट्स दिखाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ठीक है ना। देखो सूडो फोर्स पे नहीं है, इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलो देखो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये पूरा एक सेम स्ट्रिंग है, याद रखना, ठीक है ना। ये सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पे ऐसे करके मुड़ा हुआ, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट दोनों टाइट है, टाइट मतलब टेंशन लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पूरा रोप है ना, ये जो पूरा रोप है, इसका ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, ए मिड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये बताना है ना कि इस इस स्ट्रिंग में जो कि मासलेस है उसमें टेंशन कितना होगा। देखो बहुत धीरे धीरे मैं क्वेश्चन इसलिए आपको समझाता हूँ, तो कि मेरा मोटो ये होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। मैं क्वेश्चन को जल्दी भी बता सकता हूँ, सॉल्यूशन को भी जल्दी बता सकता हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो व्यर्थ हो जाती है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे समझो, लेकिन समझो। ये आपका एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट पे, इस वायर के इस स्ट्रिंग के मिडिल पॉइंट पे एक चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है ना। इसलिए जो स्ट्रिंग है वो ऐसे है, ठीक है ना, ए मिड पॉइंट है ये। तो आपको बताना है कि टेंशन इन स्ट्रिंग कितना होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग कितना होगा। और ये जो चिड़िया है वो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो देखो आपको ये एंगल गिवन है, ठीक है ना, ये एंगल गिवन है, ये थीटा एंगल है और ये भी आपका थीटा एंगल है। चलो तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एफबीडी बना लेंगे, ठीक है। तो एफबीडी हम लोग बनाते हैं इस पॉइंट का। इस पॉइंट का अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो देखो ये आपका टी लगेगा, ठीक है, और ये भी आपका टी लगेगा, और यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है ना। उस चिड़िए का मास गिवन है स्मॉल एम, इस चिड़िया पे एक फोर्स लगेगा एम जी, ठीक है। देखो अगर ये एंगल थीटा है ना और ये एंगल थीटा है, तो देखो इस डायरेक्शन में देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा हुआ। देखो कुछ इस तरीके से समझो, यहाँ पे अगर कुछ ज़्यादा ही कंजस्टेड हो गया है तो देखो हम लोग दोबारा अच्छे से देख लेते हैं। देखो ये आपका मिड पॉइंट था, ठीक है ना। यहाँ पे एक चिड़िया बैठी थी जिसका मास m था, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है,
इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक। ये 90 डिग्री है। देखो इस चिड़िया का मास mg नीचे, ठीक है, टेंशन ये T, टेंशन ये T, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या करेगा, वो पुल करेगा, खींचेगा, ठीक है ना। टेंशन ऑलवेज पुल्स द बॉडी, इट कैन नेवर पुश द बॉडी। तो खींचेगा तो वो ऐसे होगा और ये टेंशन ऐसे होगा, ठीक है। ये थीटा, ये 90, तो ये कितना एंगल हुआ और ये कितना एंगल हुआ, दोनों हुआ 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अच्छा देखो, तो अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा, ये कितना होगा थीटा। देखो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इसका टी कॉस थीटा, इस वाले मतलब इस वाले टी का इस वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट टी साइन थीटा, और इस वाले टी का भी टी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर ये जो बॉड है, ठीक है ना, वो रेस्ट पर है, मतलब कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो ये वाली जो फोर्स है वो इक्वल होनी चाहिए, 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आई वो कितनी आई, जरा बताना, mg बाई 2 साइन थीटा, ठीक। और यही तो आपको फाइंड करना था। आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, तो देखो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा होगा। तो टेंशन इन स्ट्रिंग क्या आया, टेंशन इन स्ट्रिंग आया mg बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। तो हमारी टी की वैल्यू निकल गई। चलो अब फिर से दूसरा क्वेश्चन, नीट में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे से समझना। देखो ये आपका एक पुली है, ठीक है, और यहाँ पे बनाना रखा हुआ है, केले केले रखे हुए हैं, बनानास, ठीक है। यहाँ पे एक मंकी है जो कि लटका हुआ है, ठीक। वो चाहता है इसको खाना। चलो इस मंकी का जो वेट दिया है ना, वो दिया है 12 kg, और इस बनाना का जो वेट दिया हुआ है ना, वो दिया 16 kg। जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सुनना, आपसे क्या पूछ रहा है, पुली मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है ना। वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ जिससे कि ये बंदर ऊपर चढ़ सके, जिससे कि ये बंदर ऊपर चढ़ सके, और ये जो बनाना हो वो लिफ्ट भी ना हो। वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट कैन मंकी हैव विदाउट लिफ्टिंग द बनानास, विदाउट लिफ्टिंग द बनानास। वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है, बताओ क्या होगा वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा। चलो तो देखो, ये मंकी ऊपर चढ़ने के लिए क्या करेगा, इस रोप को नीचे खींचेगा, ठीक है ना, इस रोप को नीचे खींचेगा। तो ये रोप इस पे टेंशन किससे लगाएगा, देखो ये मंकी क्या करेगा, ऐसे खींचेगा, देखो ऐसे खींचेगा रोप को, ऐसे। तो रोप क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, ऊपर वाले डायरेक्शन में, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन तो दोनों अपोजिट होता है। तो ये जो मंकी है ना, ये रोप को नीचे खींचेगा, तभी तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कैसे जाएगा ऊपर, देखो ये जो मंकी है इस रोप को वो नीचे खींचेगा, ठीक है ना। तो रोप क्या करेगा, इसको रिएक्शन देगा, इस मंकी को, टी, ठीक है ना, क्योंकि रोप में तो टेंशन ही ना जनरेट होता है, इस टेंशन से ऊपर जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ना, इस मंकी का वेट स्मॉल m है, मतलब 12 kg है, तो उस पर भी एक फोर्स लग रहा है m1g, इसको m1 मान लो, इस पे m2 मान लो। तो अगर इस मंकी को ऊपर चढ़ना है, तो अगर हम इक्वेशन लिखे इस वाले डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर को मैंने पॉजिटिव ले लिया है और नीचे को मैंने निगेटिव ले लिया है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं, पूरा वेक्टर है इसलिए मैं साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ। तो t माइनस एम वन इंटू जी, जी की वैल्यू 10 लेनी है, मतलब m1 इंटू जी मतलब 120 इज इक्वल टू 12 इंटू एम इंटू ए, मतलब 12 इंटू ए। समझ में आया, इस ए की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, दिस शुड बी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, आया समझ में। चलो अब बनाना के लिए हम लोग देखते हैं, बनाना के लिए क्या करेंगे, देखो आपको ये बनाना इस ग्राउंड पे रखा हुआ है, ध्यान रखना। तो अगर बनाना का एफबीटी बनाओगे, ये बनाना है मान लो, ठीक है ना, तो क्योंकि ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग से भी लटका हुआ है, तो स्ट्रिंग टाइट है, तो स्ट्रिंग से लटका है तो इसको स्ट्रिंग पुल करेगा, हमेशा पुल ही करता है स्ट्रिंग, तो पुल मतलब ऊपर उठाएगा, तो टी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना।
और इस बनाना का भी मास है 16, तो m इंटू जी फोर्स लगेगा नीचे की ओर, तो m इंटू जी मतलब 16 इंटू 10, ये 160 हुआ। ठीक है ना। अब देखो n प्लस टी, ठीक है ना, n प्लस टी इज इक्वल टू 160 होगा। ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 160 माइनस एन। ठीक, इस t की वैल्यू, ठीक है, आप उठा के यहाँ पे रख दो, ये हुआ 160 माइनस एन माइनस 120 इज इक्वल टू 12 है। ठीक, अब देखो 160 माइनस 120 कितना हुआ, 40 माइनस एन इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, अब इस चीज को तुम्हें मैक्सिमम करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, 40 भी कांस्टेंट है, एन को तुम बदल सकते हो। ठीक है ना, देखो एन निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। ठीक है ना, 40 में से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अगर एन निगेटिव नहीं हो सकता लेकिन एन जीरो हो सकता है। एन जीरो होने का मतलब ये इस ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देगा बनाना। ठीक है, तो अगर एन जीरो रखूंगा तो 40 माइनस एन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। 40 माइनस एन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू 1 रख दोगे यहाँ पे, मान लो 1 होती है, तो 40 माइनस 1 कितना हो गया, 39। ये तो 39 हो गया आपका। ठीक है ना, तो एन की वैल्यू अगर आप कम से कम कितना रख सकते हो, जीरो रख सकते हो। एन की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो एन अगर आप जीरो रखोगे तो 40 माइनस जीरो 40 हो गया। तो एन जीरो रखने पे, ठीक है ना, ये मैक्सिमम हो रहा है क्या, ये वाली क्वांटिटी। तो अगर एन जीरो हो गया, ठीक है, इंप्लाइज दैट 40 इज इक्वल टू 12 है, तो ए की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, इसलिए आप एन जीरो रख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल टू 40/12, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3.33। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया आपको? देखो नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। आपको यहाँ से n प्लस टी इज इक्वल टू 160 आ गया, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में था बनाना। ठीक है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू 160 माइनस एन हो गया। इस t की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में रखी है, देखो इस इक्वेशन में रखी है। तो t की वैल्यू रखूंगा यहाँ से, तो 160 माइनस एन, तो 160 माइनस एन माइनस 120 इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, 160 माइनस 120 40 आया, 40 माइनस एन इज इक्वल टू 12 है आ गया। अब आपको इस a की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये तो 12 नीचे चल जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी को उसको सिंपली डिवाइड करना है। लेकिन अगर ये मैक्सिमम हुआ तो इससे डिवाइड करोगे तो ए मैक्सिमम ही आएगा। ठीक है, तो इसकी कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो देखो नॉर्मल कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये याद रखना। ठीक है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो किसी क्वांटिटी में से तुम जितना मिनिमम घटाओगे उतना ही ये पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। तो मैंने अगर एन जीरो रख दिया तो ये पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम आने वाली है, तो ये 40 हुआ और इज इक्वल टू 12 भी हो गया। तो ए से वैल्यू यहाँ, ए की वैल्यू क्या आ गई, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, ठीक है, ये ऊपर जा सकता है। ठीक है ना, ये मंकी ऊपर चढ़ सकता है। और एन उस समय जस्ट जीरो हुआ होगा। ठीक है ना, एन उस समय जस्ट जीरो हुआ होगा, क्योंकि उस समय बच्चों को डाउट ये भी हो जाता है, सर आपने बोला था विदाउट लिफ्टिंग द बनानास, तो एन तो जीरो हो गया, तो ये तुरंत क्या बोलते हैं, उठ जाएगा। तो भाई देखो तुरंत कोई भी चीज कांटेक्ट नहीं छोड़ती। जैसे एन जीरो जीरो हुआ होगा ना, थोड़ी देर बाद, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ लिफ्टिंग होगा ये। ठीक है ना, मतलब कि तुरंत नहीं उठेगा। जैसे एन जीरो होने वाला होगा, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो अचीव कर लिया होगा और तुरंत बनाना फटाक से उठ गया होगा। तो आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना था, तो आपने लिमिटिंग कंडीशन लगाया है अभी, एन टेंड्स टू जीरो। ठीक है, बट यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एन जीरो हम लोग लेते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में? होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो फिर से इसको देखो, ठीक है ना, रिप्ले करके कि मैंने क्या बोला है, अच्छे से आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो ये आपका था सूडो फोर्स और ये आपका था इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन। ठीक है, चलो कुछ बच्चों को लिफ्ट वाले क्वेश्चंस में भी डाउट होता है, तो मैं लिफ्ट वाले क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ सूडो फोर्स पे। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। देखो क्वेश्चंस यहाँ कैसे आते हैं ना, कि देखो एक लिफ्ट में एक एक वेविंग मशीन रखा हुआ है। ये क्या है, वेविंग मशीन, जिससे कि आपका वेट नापा जाता है। आप जाते हो ना हॉस्पिटल में, एक डिवाइस होती है गोली गोली, उस पर चढ़ते हो और फिर चढ़ने के बाद खुश हो जाते हो, वाह मेरा वेट बढ़ गया है। वही वेविंग मशीन है ये। ठीक है ना, तो या देखो वो वेविंग मशीन काम कैसे करती है। अगर कोई वेविंग मशीन यहाँ पर है आपके पास, ठीक है ना, और आप उस पर चढ़ते हो, मान लो आपका जो मास है वो m है,
ठीक है। तो अगर हम आपका एफबीडी बनाए इस वेविंग मशीन के पर चढ़ने के बाद, ठीक है ना, आप वेविंग मशीन पे खड़े हो, उसके बाद मैं आपका एफबीडी बना रहा हूँ, तो आप पे एक अर्थ फोर्स लगाएगा mg, और क्योंकि आप इस वेविंग मशीन के कांटेक्ट में हो तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा आप पर, ठीक है। तो अगर आप रेस्ट पर हो, अब आप वेविंग मशीन पे खड़े रहते हो तो रेस्ट ही पे रहते हो ना भाई, कि उड़ने लगते हो ऊपर, नहीं उड़ते हो, तो n इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए, ठीक है। ये जो n की वैल्यू होती है ना, वो वेविंग मशीन रीड करती है, वेविंग मशीन रीड करती है, वेविंग मशीन रीड करती है। तो ये जो n की रीडिंग होती है यही इस वेविंग मशीन में दिखाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक लिफ्ट में आप एक वेविंग मशीन पर खड़े हो, और ये जो लिफ्ट है ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो अगर इस आदमी का ग्राउंड पे वेट, ग्राउंड पे जब वेविंग मशीन पे खड़ा था तो उसका वेट उस समय मान लो आपका 20 था, ठीक है ना, 20 न्यूटन था उसका वेट था, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब वो एक वेविंग मशीन में बैठ जाएगा, और वो वेविंग मशीन एक लिफ्ट में रखा हुआ है, तब बैठा है उस पर, मतलब तब खड़ा हुआ है, और वो वेविंग मशीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, तो इसका वेट घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि वेविंग मशीन किस चीज़ को रीड करता है, नॉर्मल की वैल्यू को रीड करता है, ठीक है ना। तो जब वो आदमी ग्राउंड पे खड़ा था तो एन इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो इस एम जी की वैल्यू मैं क्या बता दिया हूँ, 20 न्यूटन, मतलब कि मास कितना है आपका 2 kg है, ठीक है। 2 kg मास है, तो वेविंग मशीन क्या वेट बताएगा, 20 न्यूटन बताएगा। एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, इज इक्वल टू 20 न्यूटन। मतलब एन आपको फाइंड करना है कि अब एन क्या होगा, क्योंकि वेविंग मशीन किसको रीड करता है, वेविंग मशीन की रीडिंग क्या होती है, एन की वैल्यू होती है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कि इसका वेट बढ़ेगा कि घटेगा लिफ्ट में बैठने के बाद। चलो, तो मैं कहीं से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, एक ऑब्जर्वर हो ग्राउंड से भी इसको ऑब्जर्व करवा सकता हूँ, इसके अंदर भी ऑब्जर्व करवा सकता हूँ। चलो मैं इसको अंदर से ऑब्जर्व करता हूँ ताकि हमारा सूडो फोर्स दोबारा रिवाइज हो जाए। अगर अंदर में कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और इस आदमी का इक्वेशन लिखना चाहता है, तो देखो, अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है तो इस आदमी का एबीडी जब बनाएगा वो, देखना, ये ए ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या बोलेगा जरा बताओ, कि इसके कांटेक्ट में है तो ये नॉर्मल, इसका मास एम है तो ग्रेविटी इस पे एम जी लगाएगी, क्या कुछ और फोर्स लगेगा, तो बोलेगा भाई मुझे तो याद आया कि सर ने बताया था मुझे कि अगर मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, जो कि मैं हूँ, क्योंकि मैं एक लिफ्ट में खड़ा हूँ और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो मुझे एक सूडो फोर्स लगाना होगा। और सर ने क्या बताया था कि सूडो फोर्स का आपको डायरेक्शन देखना है, तो कैसे करेंगे, जिसमें मैं बैठा हूँ देख लेता हूँ, तो मैं जिसमें बैठा हूँ वो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो ऊपर जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगा दो जिस पर लगाना है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन ये ए है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन नीचे ये हुआ, तो सूडो फोर्स एम इंटू ए ये लग गया। और ये क्या बोलेगा, अब तो मैंने सूडो फोर्स लगा दिया, वाह मुझे तो मजा आ गया। अब ये आदमी इसको रेस्ट पे दिखेगा क्योंकि अब ये भी लिफ्ट में ही है, ठीक है ना। तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए होना चाहिए, क्योंकि ये वाला आदमी इसको, इस ऑब्जर्वर को रेस्ट पे दिखेगा क्योंकि ये दोनों लिफ्ट में ही है। इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। देखो, तो एम जी प्लस एम ए हुआ ये, तो कोई चीज इस पे ऐड हो गई, पहले एन की वैल्यू कितनी थी, एम जी थी आपकी, अब कोई ऐड हो गई तो जाहिर सी बात है एन की वैल्यू ग्रेटर आने वाली है, इसका मतलब कि वेट इंक्रीजेस, वेट ऑफ मैन इंक्रीजेस, आदमी का वेट बढ़ गया, आदमी का वेट बढ़ गया, ठीक है। चलो अब वही यहाँ पे देखो, सेकंड केस आपका डायरेक्ट मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, सेकंड केस आपका क्या पूछता है, ठीक है। सेकंड केस आपका पूछता है कि यही जो सेम लिफ्ट है ना, अब वो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होता तो क्या होता, तो देखो ग्राउंड पे तो एन इज इक्वल टू एम जी होगा। अब इस वेविंग मशीन पे जब ये आदमी खड़ा है और ये सेम आदमी इस पे ऑब्जर्व कर रहा है, तो अब क्या बोलेगा, बोलेगा कि इस आदमी का मैं एफबीडी बनाऊंगा, आदमी मान लो ये है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस आदमी का मास स्मॉल एम है तो और से इसको खींचेगा एम जी से, इसके कांटेक्ट में है वेविंग मशीन के तो नॉर्मल ये। अच्छा, मुझे तो ये याद आएगा कि मैं अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा हूँ, तो सर ने बताया था कि सूडो फोर्स लगाना है, तो सूडो फोर्स लगाना है तो उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन तो मुझे नहीं आता, लेकिन सर ने बहुत अच्छे से समझाया था कि जिसमें मैं बैठा हूँ, मैं किस में बैठा हूँ,
मैं इस लिफ्ट में बैठा हूँ, उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन देखो भाई, तो लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगा दो, और इस आदमी का जिस पे लगाना है उस आदमी के मास से मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू ए। याद रखना बच्चे क्या गलती करते हैं, इस लिफ्ट के मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, जिस पर अप्लाई करना है उसका m मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है ना, समझे। अच्छा, अब ये वाला आदमी इसको रेस्ट पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आदमी इस ऑब्जर्वर को रेस्ट पे दिखाई दे रहा होगा, तो बोलेगा कि n इज इक्वल टू एम ए प्लस सॉरी n प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए होना चाहिए। अब इस एम जी में से देखो एम ए माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो कोई चीज़ पहले एम जी थी और उसमें से एम ए माइनस हो गई, तो n डिक्रीज कर गया, और यही n की रीडिंग तो वेविंग मशीन देता है ना। तो अब क्या होगा इस केस में, वेट ऑफ मैन डिक्रीजेस। समझ में आ गया। तो ये पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, नहीं डायरेक्ट याद रखोगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दिया हूँ, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। चलो इसमें तीसरा केस ये भी आता है, देख लो, ये भी तीसरा केस भी देख लो। तीसरा केस ये भी आता है ना कि अगर मान लो ये लिफ्ट v कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा होगा, तब क्या होगा। देखो यहाँ वेविंग मशीन है, आदमी सेम खड़ा है यहाँ पे, ठीक। तो अगर v कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो जो एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है ना, जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो वो कैसा फ्रेम कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ही कहलाता है। क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ही कहलाता है। इतना पहले समझ लो, ठीक। अच्छा, अब मैं इसी के अंदर आदमी बैठा दूं, ठीक है ना, अब बोलूं कि इसका इक्वेशन लिखूं, तो अगर ये आदमी है तो नॉर्मल तो लगेगा ही, कांटेक्ट में है, एम जी अर्थ लगाएगा, ठीक है, और बोलेगा क्या मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, तो ये देखे बैठेगा और बोलेगा कि देखता हूँ कि जिसमें मैं बैठा हूँ उसका कोई एक्सेलरेशन है कि नहीं। तो अरे भाई ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 है तो मैं इनर्शियल फ्रेम में हूँ, तो क्या मुझे सूडो फोर्स की ज़रूरत है, नहीं, मुझे सूडो फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा ये मत कर देना कि भाई इसमें बैठा दिए तो सूडो फोर्स लगाना ही है। पहले भाई जिसमें बैठे हो उसका देखो कि एक्सेलरेशन है कि नहीं है। तो v कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड होता है, तो स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन 0। तो क्या अब ये सूडो फोर्स लगाएगा, सूडो फोर्स नहीं लगाएगा। तो इस केस में क्या होगा, n इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि ये वाला इसको रेस्ट पे दिख रहा होगा, तो n इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ क्या वेट चेंज हुआ, वेट चेंज नहीं हुआ, वेट डजंट चेंज, ठीक। आगे समझ में, बहुत सही। आप लोग सब तेज बच्चे हो, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा आपको, सब कुछ समझ में आएगा। चलो अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, छोटा सा कॉन्सेप्ट, लैमिस थ्योरम, कभी कभी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। देखो ये जो थ्योरम है ना, वो कनकरेंट फोर्सेस पे ही एप्लीकेबल होता है, कनकरेंट फोर्सेस या फिर वेक्टर्स, ठीक है ना। चलो, कनकरेंट फोर्सेस या वेक्टर्स पे ही अप्लाई होता है। क्या है इसका मतलब बताता हूँ। देखो अगर बहुत सारे वेक्टर्स, मान लो फोर्स ही हैं अभी, ठीक है ना, एक पॉइंट से ऑरिजिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये कनकरेंट है। कुछ अच्छे से अगर बनाना चाहो तो ऐसा देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। चलो याद रखना कि लैमिस थ्योरम 3 कनकरेंट फोर्सेस पे होता है, बहुत सारे नहीं, ठीक है। 3 कनकरेंट फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होता है बस। कनकरेंट मतलब होता है सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट होना। देखो यहाँ सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहा है, तो अगर ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है और ये F3 वेक्टर है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है, और ये जो पॉइंट है जिसपे फोर्स लग रहा है ना, वो इक्विलिब्रियम में है। दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब कि लैमिस थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होगा, फोर्सेस होने चाहिए, 3 होने चाहिए, कनकरेंट होने चाहिए, कनकरेंट मतलब सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट होने चाहिए, और इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए वो पॉइंट। तब अगर इसका मैग्नीट्यूड F1 है, इसका मैग्नीट्यूड F2 है और इसका मैग्नीट्यूड F3 है, ठीक है, तो लैमिस थ्योरम बोलता है कि F1, ये F1 है, इसको अपोजिट वाला एंगल देखो, F1 बाई साइन गामा इज इक्वल टू F2, कहाँ गया ये F2,
बाई ये आपका F2 फोर्स था, इसका ऑपोजिट वाला एंगल देखो, देखो कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो ये गामा साइन बीटा, ये F2 है तो इसका ऑपोजिट एंगल साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई F3 कहाँ है, देखो ये F3 है, ठीक है F3 है तो इसका ऑपोजिट एंगल बाई साइन अल्फा, ये होगा। कैसे लिखा ये मैंने, ये देखो F1 फोर्स है, ठीक है ना, अच्छे से देख लो फिर से यहाँ पे, ये ऐसे है, ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये F1 फोर्स है। तो F1 फोर्स का ये जो है ना, तो ये दोनों एंगल बगल वाला इसका छोड़ दो, उसका अपोजिट देखो, तो साइन गामा यहाँ लिख दो। ये F2 फोर्स है, इसका बगल वाला एंगल छोड़ दो, ठीक है, इसका अपोजिट देखो साइन बीटा। F3 यहाँ पर है, ठीक है, इसका बगल वाला एंगल छोड़ दो और ये साइन अल्फा, साइन अल्फा, ठीक है। तो इसका याद रखना, अब लैमिस थ्योरम 3 फोर्सेस के लिए ही लगाना भाई, और वो कंकरेंट होना चाहिए, और वो जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस पे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ भाई एक पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, और मान लो ये F3 लग रहा है। ये एंगल आपका मान लो 60 डिग्री दिया है, ये आपका एंगल 120 डिग्री दिया है, और ये इसको मान लो आपको 90 है, ठीक है ना, ये 90 है, तो 120 प्लस 90 कितना हो गया आपका 210, 90, तो ये आपका हो गया 150 डिग्री एंगल, ठीक है। देखो क्या पूरा 360 हो रहा है, 120 और 90, ठीक है, 210, 210 और 150, 063, 360 डिग्री, हाँ ये पूरा 360 होना चाहिए। तो बताओ कि इस F3 की वैल्यू क्या है, और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो देखो सर याद आया मेरे को कि अरे सर ने बताया था कि अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है और उस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं तो यहाँ पे हम लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। लैमिस थ्योरम के हिसाब से क्या लिखेंगे, 5 बाई ये एंगल छोड़ दो, ये एंगल छोड़ दो, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू F3 बाई ये एंगल छोड़ दो, ये एंगल लिख दो, ये क्या लिख दो, साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से F3 की वैल्यू आ जाएगी, आप F3 की वैल्यू निकाल लेना। तो ये लैमिस थ्योरम ऐसे अप्लीकेबल करते हैं, लैमिस थ्योरम से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो लैमिस थ्योरम आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि नीट में तो नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है, टेंशन इन अ रॉड। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, आपको एक रॉड गिवन है, ठीक है, इस रॉड का मास कैपिटल M है, और आपने फोर्स F लगाया है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और इस रॉड का लेंथ L है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इस रॉड पे यहाँ से X डिस्टेंस पर टेंशन कितना होगा, मतलब इस वाले सेक्शन में टेंशन की वैल्यू बतानी है, T की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस पूरे रॉड का मैं एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, इस पूरे रॉड के लिए लिखूंगा F नेट, जो कि सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू पूरा मास M इंटू स्मॉल ए, तो A इज इक्वल टू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, F बाई M आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन मिला वो पूरे रॉड का है, तो चाहे आप कोई भी सेक्शन लो, चाहे ये सेक्शन लो, चाहे ये सेक्शन लो, चाहे ये सेक्शन लो, चाहे ये सेक्शन लो, सबका एक्सेलरेशन यही रहने वाला है। क्योंकि अगर किसी भी सेक्शन का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, जैसे मान लो इस सेक्शन का एक्सेलरेशन A है, इसका 2A है, इसका A/2 है, तो भाई सब अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो क्या पूरा रॉड एक साथ चल पाएगा, नहीं, सब अलग अलग सेक्शन पर टूटने लगेंगे। तो क्या ये रॉड टूट रहा है क्या, नहीं, तो हर एक सेक्शन का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है। ये A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा, ठीक है, तो A इजिकल टू F/M हो गया, ठीक। अब इस हम सेक्शन की बात करते हैं जहाँ पे हमको फाइंड करना है। तो देखो ये सेक्शन है, ठीक, तो अगर F फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो ये जो F फोर्स है ना वो हर सेक्शन पे लग रहा होगा, ठीक है ना, तभी तो हर सेक्शन का एक्सेलरेशन A इजिकल टू F/M आएगा। अगर ये F फोर्स है तो इस पार्ट को, ठीक है ना, जो टेंशन है वो पुल कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इस सेक्शन को पुल करना है, टेंशन ऑलवेज पुल्स द बॉडी, ठीक है। तो ये F हो गया और आपका ये T हो गया, ठीक है ना, आपका आया समझ में। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इधर F हुआ और इधर T हो गया, और इस सेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, A है, इतना ही है, ठीक। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं और इस पार्ट का
जो मास है वो मैं m1 मान लूँ, तो मैं क्या लिखूंगा जरा बताना, F-T इज इक्वल टू m1 इंटू ए, एसलेशन सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल टू m1a, ठीक है। T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा बताना, यहाँ माइनस टी इज इक्वल टू m1a माइनस एफ, इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल टू, इधर T आ गया प्लस एफ माइनस m1a। देखो यहाँ से डायरेक्ट हो सकता था, ठीक ना, मेरा मतलब का मैंने लंबा कर दिया, T को इस साइड ले आओ, F माइनस m1a हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंशन की वैल्यू हुई आपकी। अच्छा, आपको m1 फाइंड करना है और a फाइंड करना है, क्योंकि आपको f तो गिवन है, तो a तो आप फाइंड कर चुके हो, वो कितना होगा बताओ, T इज इक्वल टू एफ माइनस m1 इंटू ए की वैल्यू f बाई एम। तो m1 फाइंड करना, m1 क्या है, इस वाले पार्ट का क्या है, मास है। तो देखो पूरे रॉड का मास m है, ठीक है, मतलब कि l लेंथ का मास m है, ठीक है। तो एक यूनिट का मास कितना होगा, m बाई एल होगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, तो x यूनिट का क्या होगा, देखो ये x यूनिट का m बाई एल इंटू एक्स होगा, ठीक है। l लेंथ का मास m है, तो एक यूनिट का m बाई एल होगा। देखो रॉड यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में गिवन है, तभी आप ये लगा सकते हो। l लेंथ का मास m है, तो एक यूनिट का क्या होगा, m बाई एल होगा, x यूनिट का कितना होगा, m बाई एल इंटू एक्स। यूनिटरी मेथड नहीं आता यूनिटरी मेथड, तो भाई पढ़ो यूनिटरी मेथड, बेसिक है, क्लास 5-6 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, यहाँ से जो आपकी टेंशन की वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, T इज इक्वल टू एफ माइनस m1 की वैल्यू m बाई एल इंटू एक्स इंटू एफ बाई एम। देखो m और m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी है जरा बताना, F1 माइनस एक्स बाई एल, ठीक है, इतनी आई। यही टेंशन की वैल्यू है। आप इसको चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट पे भी याद कर सकते हो कि यहाँ से, ठीक है, ये लेफ्ट पार्ट है या राइट पार्ट है, राइट पार्ट से जहाँ पे फोर्स लग रहा है वहाँ से x डिस्टेंस पे एक रॉड में, ठीक है, जो टेंशन की वैल्यू होती है वो T इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना, टेंशन इन रॉड हो गया, लगभग सब कुछ हो गया है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं, कांस्टेंट मोशन। यहाँ से क्वेश्चन आज तक नीट में नहीं पूछा है, ठीक है ना, आज तक नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि एक क्वेश्चन आया था कांस्टेंट मोशन से रिलेटेड, लेकिन उसको अगर आप ये टॉपिक ना भी पढ़ो तो बहुत आसानी से बना सकते थे, ठीक है ना। तो चलो कांस्टेंट मोशन पढ़ते हैं। देखो कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। देखो मान लो, देखो ये दीवार है, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये आपका पुली है, ठीक, ये स्ट्रिंग है मान लो, और ये ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक, ये फिक्स्ड है, ये आपका फिक्स्ड है। इस ब्लॉक का मास ma है और इस ब्लॉक का मास mb है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर इस ब्लॉक को, ठीक है ना, मैं इस डायरेक्शन में खींचूं va स्पीड से, तो देखो ये स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है वो इस वाले डायरेक्शन में मान लो आ रहा है vb स्पीड से, ठीक है। तो देखो इन दोनों के मोशन इस स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, इस बंधे हुए को ही बोलते हैं कांस्टेंट। मतलब इसके मोशन पे इसका मोशन डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो किसी का मोशन किसी पर डिपेंड होना कांस्टेंट मोशन कहलाता है, कि अपने मर्जी से मूव नहीं कर सकता, ये स्ट्रिंग इसको मूव करवाएगा, जिधर भी स्ट्रिंग मूव करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट मोशन, ठीक है। देखो कांस्टेंट मोशन में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, देखो मान लो ये पुली है आपके पास, पुली मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, ये सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये 5 kg का मास है, ये 3 kg का मास है, ठीक है। चलो अगर इसका एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो बताओ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो दो चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, कांस्टेंट मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में, टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0 और टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक। ये कहाँ से आया वो मत समझो, बस ये समझो कि इतना होता है, ठीक है। टी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 और टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान में रखना, ठीक।
चलो, तो अगर यहाँ पे आप टेंशन यहाँ पे फाइंड करोगे तो इस ब्लॉक के लिए टेंशन ये टी है और इस ब्लॉक के लिए टेंशन टी ये है, ठीक है। तो आपको एसलेशन फाइंड करना है, तो एसलेशन वाला पार्ट मैं ले लेता हूँ। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, ए इसी डायरेक्शन में, तो टी डॉट ए कितना हो जाएगा, टी इंटू ए हो जाएगा, ठीक। तो टी इंटू 5 प्लस, ठीक है, यहाँ समेशन लगा लो, मतलब कि पूरा सम करना है जितना एसलेशन पॉसिबल है। तो इसका एसलेशन पॉसिबल है और इसका एसलेशन पॉसिबल है। टी इंटू 5, इसमें टेंशन कितना है, टी। एसलेशन किस डायरेक्शन में होगा आपको नहीं पता है, तो आप ए लिख लो यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। इम्प्लाइज दैट 5 प्लस ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेंशन तो 0 होने वाला नहीं है, तभी तो स्ट्रिंग टाइट है। टेंशन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग ढिल्ली हो जाएगी, ठीक है ना। स्ट्रिंग ढिल्ली नहीं है, स्ट्रिंग थ्रू आउट द मोशन टाइट है, इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितने आसानी से आपका सोल्व हो गया, ठीक। तो मतलब कि अगर ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन था तो नीचे नेगेटिव था, तो ये इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर, ठीक है ना। तो आपका ए की वैल्यू कितनी है इसके लिए, -5 है, मतलब कि वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा और इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा ये ब्लॉक, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा इसके, तभी तो यहाँ पे माइनस साइन आया है। इसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया इसकी वैल्यू होती है, इसका एक्सेलरेशन नीचे है। तो टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऐसे लगाते हैं, ठीक है। आप इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, समझ में आया। एक पॉइंट याद रखना कि टेंशन इन सेम स्ट्रिंग सेम ही होता है और टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट होता है। क्या मतलब हुआ इसका सर, आपने तो बस लिख दिया। देखो ये पुली था इस केस में, तो ये देखो सेम स्ट्रिंग है, तो अगर इसमें टेंशन टी होगा ना तो इसमें भी टी होगा। अगर मैं बोल दूं देखो ऐसे पुली है, ऐसे पुली है, ठीक है, और ये दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो देखो ये सेम स्ट्रिंग है, तो इसमें भी टी टेंशन होगा, इसमें भी टी टेंशन होगा। ये देखो दूसरा स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। तो अगर ये T1 और T1 है ना तो इसमें भी T1 मत लगा देना, ये T2 होगा, ठीक। तो टेंशन इन सेम स्ट्रिंग सेम हुआ, ठीक। पूरा स्ट्रिंग देखो सेम है यहाँ तक, तो T1 भी लगाया, यहाँ भी T1 लगाया। टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट होना चाहिए, तो ये एक स्ट्रिंग था और ये दूसरा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे T1 मत लगा देना, यहाँ पे T2 लगाना। ये आपको आता होगा, नहीं आता है तब भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना। चलिए अब हम लोग इसका टिपिकल केस लेते हैं, ठीक है। मान लो कांस्टेंट मोशन में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो एक ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया, ये ऐसे है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक, और ये ऐसे है, ऐसे है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है। ये 2 kg मास का है, ये 3 kg मास का है और ये 5 kg मास का है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी दिया है नीचे 2 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो किस स्पीड से मूव करेगा। देखो जितने भी स्ट्रिंग है सब मासलेस है और जितने भी पुली है सब मासलेस है, याद रखना, ठीक है। तो याद आया कि अरे ये तो कांस्टेंट मोशन से बनेगा, जब भी पुली वाले क्वेश्चन होंगे ना तुरंत कांस्टेंट मोशन लगाना, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट मोशन या फिर बेसिक इक्वेशन। देखो हमको 2 इक्वेशन पता था, सर ने बताया था, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ किसका चक्कर है, यहाँ पे चक्कर है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का। तो ये तो समझ में आ गया कि हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। टी का डिस्ट्रीब्यूशन हमको करने आना चाहिए सबसे पहले, सर ने बताया था। तो देखो ये सेम स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ये सेम स्ट्रिंग है। तो देखो इस वाले ब्लॉक को टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी, ठीक है ना। देख लो अच्छे से, यहाँ टी लगाया, यहाँ भी टी लगेगा, यहाँ भी टी लगेगा, यहाँ भी टी लगेगा, क्योंकि देखो ये पूरा सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है, ठीक है। तो ये टी है और ये टी है और ये पुली रेस्ट पे है, ठीक है ना। ये पुली रेस्ट पे है, पुली मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये पुली रेस्ट पे है, तो ये टी है, ये टी है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 2T फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, 2T फोर्स लग रहा होगा। अच्छा अब हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस फोर्स पे भी टी मिल गया, इस पे भी टेंशन मिल गया और इस पे भी टेंशन मिल गया, ठीक। तो हम लगाते हैं, चलो। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इस ब्लॉक के लिए। तो टी इसी डायरेक्शन में, वी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो टी
टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर हुए तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? अगर ये टी वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। तो ये टी इंटू वी इंटू कॉस 0 डिग्री, तो ये डायरेक्ट टी इंटू वी आ जाता है, इसलिए मैंने टी इंटू वी लिख रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो टी इंटू 5 हो गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, अभी देखो टी इस डायरेक्शन में है और स्पीड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अगर यही वी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। तो टी इंटू वी इंटू कॉस पाई लिखेंगे, कॉस 180 डिग्री लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा? माइनस टी वी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस टी इंटू -2, ठीक है, प्लस 2t ऊपर है, इसका स्पीड क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा मुझे नहीं पता, इस वाले का स्पीड किस डायरेक्शन में होगा मुझे नहीं पता, तो इंटू वी लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब टेंशन 0 हो नहीं सकता, तो 5, ठीक है, -2 प्लस 2v इज इक्वल टू 0 implies that 3 प्लस 2v इज इक्वल टू 0 implies that v इज इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना आसानी से आ गया, यही तो है कांस्टेंट मोशन, ठीक है, मतलब इसकी स्पीड माइनस में आई तो मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, ठीक है, और नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आया, मतलब इस ब्लॉक का जो स्पीड है वो नीचे की तरफ होगा और कितना होगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो तो यहाँ पे माइनस लगा लिया, ठीक है ना, -1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये हुआ कांस्टेंट मोशन पे क्वेश्चन। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट, और जितने टाइप के भी क्वेश्चंस नीट में पूछ चुके हैं आज अभी तक सारा कुछ मैं करवा दिया। अच्छे से समझो, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, जो कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, उससे आप कमेंट में बताओ मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का रिप्लाई करूं, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत बेहतर हों और आपको हर तरीके की मदद मिले। लेकिन देखो भाई, टीचर का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, आपके पढ़ने से भी होगा। तो ना कुछ समझ में आए तो भाई कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा, ठीक है। चलो, अब ध्यान में रखना इस बात का कि आपको बस पढ़ाई करना है, मेरे लेक्चर को देखना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाना है। फिजिक्स क्लियर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब डीमोटिवेट कभी मत होना कि मुझसे फिजिक्स में नहीं बनेगा, फिजिक्स में मुझसे स्कोर नहीं होगा। भाई फिजिक्स में स्कोर होगा और ज़रूर होगा, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाओ, थ्योरी अच्छे से कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर फ्रिक्शन आपने नहीं पढ़ा है, तो फ्रिक्शन मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा और सर्कुलर मोशन उसके अगले लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना और खूब मेहनत करो। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट में बताओ, और अगर कुछ पसंद आया हो, ठीक है, तो एक लाइक करो, उससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है। लोगों को भी बताओ सब, ताकि उनके पास भी ये मदद पहुंचे, ठीक है, वो भी इस लेक्चर को देखें। चलो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। और भाई फिर से बोलूँगा, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाओ, नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताओ, ठीक है। बी सेफ, ठीक है भाई, फिर चलते हैं, थैंक यू।